जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के केरनी उप सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई, सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान में दलित महिला रेप कर जिंदा जलाया, बीजेपी ने आज बालोतरा में किया बंद का ऐलान। पीएम मोदी आज मैसूर जाएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मेगा इवेंट में हिस्सा लेंगे, बाघों से जुड़े आंकड़े जारी करेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर महाराजगंज दौरा, आज 11 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में सीएम होंगे शामिल। स्वतंत्र देव सिंह के मेहमान बने सीएम शिंदे, आज करेंगे रामलला के दर्शन, दोनों में कई मुद्दों पर बातचीत। यूपी में सीएनजी 5 रुपए हुई सस्ती, आज सुबह से लागू हो रही हैं दरें, पीएनजी के दाम भी घटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी, आपको बता दें 5.97 रुपए की कटौती की गई है। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू, एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी। तो अहम खबर दिल्ली से, आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू, एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी। दिल्ली से अहम खबर, एनसीआर में सीएनजी के रेट लगभग 6 रुपए कम हुए हैं। एलजीएल ने 5.97 रुपए की कटौती की है। आज सुबह 6 बजे से ये नई दरें लागू हुई हैं। तो एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी, तो सीएनजी के कीमतों में लगभग 6 रुपए की कटौती की गई। एनसीआर में सीएनजी में ये 6 रुपए कटौती की गई है। निश्चित तौर पर वाहन चालकों के लिए ये राहत भरी खबर। और हमारे संवाददाता कुलदीप भरत इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कुलदीप, 6 रुपए, लगभग 6 रुपए के आसपास सीएनजी सस्ती हुई है, क्या है पूरी खबर? देखिए, दिल्ली में लगातार सीएनजी के दाम बढ़ने से जो ओला उबर और जो ट्रैफिक जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते थे उनके लिए उनको राहत की खबर देते हुए आईजीएल ने कल 6 रुपए 59 पैसे की कटौती की है। तो अडानी ग्रुप के जब जो गैस है उसकी कीमत कम करने के बाद 2 दिन बाद आईजीएल ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद 6 रुपए 59 पैसे की कटौती की गई है, जिसको लेकर जो ओला उबर कैब वाले हैं कमर्शियल गाड़ियां उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि इतनी बड़ी एक 6 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है जो सीएनजी की कीमतों में कटौती की है, जिसको लेकर आज दिल्ली के अंदर जो सीएनजी का रेट है वो 73 रुपए 59 पैसे हो गया है। जी हाँ कुलदीप भरत, सीएनजी वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है, जनता का कोई रिएक्शन, कैसा रिएक्शन मिल रहा है आपको? देखिए, अगर सीएनजी के दाम घटते हैं तो जिस तरह से जो जितनी भी आवाजाही होती है दिल्ली के अंदर, तमाम मंडियों में जितने भी घरेलू उत्पाद है, सब्जी, अनाज, सभी दूध, सभी इन्हीं वाहनों से आता है जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जिसको लेकर जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं इनके भी दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये भी असर है कि अगर जिस तरह से सीएनजी के दाम कम किए गए हैं उसी तरह डीजल और पेट्रोल के भी दाम किए गए हैं, जिससे रसोई की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती जा रही है उसमें भी कहीं राहत मिले, यही घरेलू महिला को कहना है। जी हाँ कुलदीप, अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें लगभग 6 रुपए कम किए गए हैं सीएनजी के दाम में, तो निश्चित रूप से सीएनजी वाहन चालकों के लिए ये राहत भरी खबर है। तो आईजीएल ने नई दरें आज सुबह 6 से लागू की, तो आईजीएल के आदेश पे लगभग 6 रुपए सीएनजी के रेट में कटौती की गई है। निश्चित तौर पर ये आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। बात अगली खबर की, लखनऊ से अगली खबर है। सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर हैं, आपको बता दें गोरखपुर और महाराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर महाराजगंज में रहेंगे सीएम योगी। 11 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम। तो आपको बता दें विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी।
12 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल मनीराम का उद्घाटन का कार्यक्रम। आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का गोरखपुर और महाराजगंज का दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही करोड़ों की सौगात भी इन दोनों जिलों को देंगे। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जीएसबीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम भी सुनिश्चित। शाम 6:20 पर लखनऊ वापस पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम गोरखपुर और महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा सीएम योगी के द्वारा। 11 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम आयोजित। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और महाराज दौरा। बात करते हैं अगली खबर की। आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:45 बजे अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम। 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम शिंदे। श्री राम मंदिर में महाआरती में शामिल होंगे शिंदे। तो आपको बता दें राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखेंगे महाराष्ट्र के सीएम। 2:30 बजे अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम शिंदे। शाम 5:45 पर सरयू घाट पर पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम। साथ ही शाम 6 बजे सरयू पर महाआरती में शामिल होंगे। शाम 7 बजे सड़क मार्ग के जरिए लखनऊ के लिए रवाना होंगे और रात 10:30 बजे लखनऊ से मुंबई रवाना होंगे। तो आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सुबह 11:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र दौरा। हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, महाराष्ट्र के सीएम का अयोध्या दौरा है, क्या कैसी तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? रामनगरी अयोध्या में व्यापक तैयारियां की गई है। जगह जगह प्रशासन व्यवस्था चारों तरफ की दुरुस्त करी गई है और वीआईपी जो रोड इनके वीआईपी बनाई गई दर्शन पूजन करने के लिए वो रोड एकदम रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं जी। और ये 11 बजे कुछ ही पल सेफ है जो रामकथा पार्क में इनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहीं से का नाम है ये जाएंगे पंचशील होटल। पंचशील होटल में थोड़ा विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद जो यहाँ के जो आए हुए हैं वहां से जितने लोग आए शिवसेना के उनसे मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद ये फिर जाएंगे रामलला का नाम जो दोपहर की आरती होती है उसमें आरती पूजन करेंगे और राम जन्मभूमि का निरीक्षण करेंगे जी। आरपी, सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं? जिस लिहाज से महाराष्ट्र के बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र के शिवसेना के कार्यकर्ता यहां पे शिरकत करेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दौरा है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? सुरक्षा के इंतजाम बहुत व्यापक रूप से कर दिए गए हैं। 4 चौबंद जो है हर चौराहे पे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी गई है और जो रोडे है जहाँ जहाँ जाना है वो वीआईपी रोडे पूरी खाली कराई गई है कि कहीं भी प्रशासन व्यवस्था 4 चौबंद है जी। आरपी सिंह, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से तो मुख्यमंत्री तो अभी गोरखपुर और महाराजगंज दौरे पर रहेंगे। इनकी अगवानी कौन करेगा? इनके साथ में यूपी सरकार के कौन कौन से मंत्री साथ में रह सकते हैं एकनाथ शिंदे के? अभी तो कोई सूचना ऐसी आने की नहीं, लेकिन यहाँ के जो यहाँ के जैसे है यहाँ के जो जितने नेता है वो तो रहेंगे और बाकी लखनऊ से भी कुछ नेता आ सकते हैं जी। बताया जा रहा है कि ये कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो कई कार्यक्रम जो इनके निर्धारित हैं तो अयोध्या में ही आसपास ये सारे कार्यक्रम इनके हैं। जी ये पहले आएंगे राम जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना दर्शन करेंगे, वहां पे महाआरती में भाग लेंगे। उसके बाद कुछ संतों का सम्मान करेंगे जो लक्ष्मण किला में जाएंगे
शाम को 5 बजे जो है सरजू आरती करेंगे। और जो तो इनकी परंपरा पहले से रही, जैसे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे वो भी आए थे यही पे सरजू आरती के थे, उसी परंपरा को ये कायम रखना चाहते हैं और अपना वर्चस्व जो है पूरा दिखाना चाहते हैं। आगे भी ये चुनाव के सिलसिले में है चाहे दर्शन के सिलसिले में है, कहीं ना कहीं आगे रूप देना चाह रहे। जी आरपी, इस अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम शिंदे। खबर लखनऊ से, सपा ने जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की। आपको बता दें, जिला महासचिव महानगर सचिव की भी लिस्ट जारी की। तो यह अहम खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव के अलावा 2024 को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी का ये बड़ा फेरबदल, सपा ने जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की लिस्ट जारी की। सपा ने जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की। तो लखनऊ से अहम खबर, जिला महासचिव महानगर महासचिव की भी लिस्ट जारी की गई सपा के द्वारा। समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारियों की नई सूची जारी की। तो निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों की नई लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें, दो 2024 के चुनाव के दृष्टिगत ये फेरबदल हो सकता है। नई नियुक्तियां, इसी के दृष्टिगत ये नई नियुक्तियां समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई हैं। तो आपको बता दें, जिला अध्यक्षों, सचिवों, महासचिवों की नई लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने। अगली खबर झांसी से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की वार्ता। झांसी से अहम खबर, विकास कार्यों की डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। विकास कार्यों की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समीक्षा भी की है। आपको बता दें, सपा चर्चा में रहने के लिए देती है उजूल फजूल बयान, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो झांसी दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की वार्ता। आपको बता दें, विकास कार्यों की समीक्षा भी की डिप्टी सीएम ने। सपा चर्चा में रहने के लिए देती है उल जुलूल बयान, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो सपा पे सीधे तौर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा भी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। सर्व समाज को साथ लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है उनको लेकर के, और उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को लेकर के जनता के बीच में है। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिन प्रतिदिन जनता का लगाव और जुड़ाव भाजपा से बढ़ रहा है। विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा गुंडों को, माफियाओं को, अराजक तत्वों को शरण दी है और संरक्षण किया, उनको पुष्पित पल्लवित किया है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। मुझे भी आपसे यही कहना है, कृपया जो उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं उसको केवल ये मान के चले वो अखबार में आने के लिए कर रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि कभी कभी वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जिससे सामाजिक विद्वेष की भावना पनपे, प्रदेश में अराजकता का माहौल खड़ा हो। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम यूपी में एक भी व्यक्ति को कानून हाथ में लाने की इजाजत नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में और भी मजबूत हम कानून का राज करने वाले हैं।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप, ब्रजेश पाठक का झांसी दौरा, कई योजनाओं की समीक्षा भी की, साथ में सपा पर भी निशाना साधा, क्या है अपडेट खबर में? देखिए, ये सीधे तरह से निकाय चुनाव को लेके लगातार बीजेपी जगह जगह सम्मेलन कर रही है और इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का झांसी आना, उन्होंने यहाँ एक तरफ यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया, दूसरी तरफ उन्होंने विकास भवन में जो विकास कार्य योजना की समीक्षा की। लेकिन समाजवादी पार्टी पे उन्होंने सीधा बड़ा तंज कसा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चर्चा में रहने के लिए गलत बयानबाजी करती है, अखबारों में सुर्खियां बनने के लिए, चैनल्स पे आने के लिए, और बाकी बेस में कुछ है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से बीजेपी ने मेंटेन कर रखा है। जो अराजक तत्व, जो समाज विरोधी तत्व समाजवादी पार्टी के टाइम में पुष्पित प्रलंबित हो रहे थे, उस तरह दिया गया। माफिया जेल में है, आम आदमी अपना जीवन ढंग से गुजार रहा है और योगी और मोदी की जोड़ी को आम जनता बेहद पसंद कर रही है। इन सारी बातों से परेशान होकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है, परेशान है और हताश होकर ऐसे बयान देती है जिससे कि वो चर्चा में रह पाए, चर्चा का विषय बन पाए। लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी के प्रति आम जनता समर्पित है, उनका ये कहना था। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में आम जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को और अच्छे मतों से विजयी बनाए। कुलदीप, आपका शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, झांसी दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ ही ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए सपा ऐसे उजूल फजूल बयान देती है। तो ब्रजेश पाठक साफ तौर पर निशाना साधते नजर आए सपा पर। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट, पीजीआई में स्टाफ मरीजों के लिए मास्क अनिवार्य। पीजीआई ने दोबारा से कोविड प्रोटोकॉल लागू किया। तो कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीजीआई ने दोबारा लागू किया कोविड प्रोटोकॉल। मास्क, हाथों को सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो भी कोविड से संबंधित अलर्ट हैं वो पीजीआई ने जारी किए हैं। मरीजों के लिए मास्क भी अनिवार्य किया है। तो कोविड प्रोटोकॉल को एक बार फिर से पीजीआई ने लागू किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये प्रोटोकॉल फिर से लागू किए गए हैं। मास्क, हाथों को सैनिटाइज और उचित दूरी जैसे तमाम प्रोटोकॉल हैं जो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी हैं। तो पीजीआई ने कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू किया है। बात अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है। कोरोना मामले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश भर में अफसरों को दिए निर्देश। सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को दिए निर्देश। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय करने के निर्देश। दवाएं और उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो यह अहम खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से दवाएं, उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में मास्क को अनिवार्य बनाया जा रहा है। विदेश यात्रा से लौटे व्यक्तियों के साथ के स्वास्थ्य की निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। और हमारे संवाददाता भरत सेठी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भरत, लगातार स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या नए दिशा निर्देश हैं, क्या है खबर? देखिए, बिल्कुल कोरोना के मामलों में जिस तरीके से प्रदेश में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर प्रदेश सरकार भी चिंतित है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बैठक करी है। उसमें तमाम जो ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को एक बार दोबारा से सक्रिय किया जाए। हॉस्पिटल्स में दवाइयां और उपकरण की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग भी अब कह दिया गया है हॉस्पिटल्स में कि मास्क पहनने का जो लोग पहने इसको अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही थी, अब उस टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जांच के लिए
अब केजीएमयू में भेजने के निर्देश जारी कर दिए, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 1000 से ज्यादा जो एक्टिव केस हैं वो फिलहाल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि विदेश से जो भी यात्रा करके आएंगे उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भी टीम को निर्धारित कर दिया गया है। वो टीम्स हैं, उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेंगी कुछ दिनों तक कि उनके किसी प्रकार की कोई बीमार तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तमाम जो है वो चीजों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही लक्षण युक्त मरीज को मेडिसिन जो किट होती है उसका भी वितरण करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। फिलहाल प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग से संपर्क में है और लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी टीम 9 के साथ बैठक कर चुके हैं और दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे उसको एक्टिव मोड पे लाने के लिए कहा गया है। कोविड जो वार्ड होते हैं उसको हॉस्पिटल्स में बोल दिया गया कि कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड्स को संख्या को बेड को बढ़ाया जाए और एक्टिव मोड पर रखा जाए। किसी प्रकार की लापरवाही अगर कोई बरतती जाती है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। फिलहाल अब चिंता का विषय है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अब सरकार भी एक्टिव मोड पर दिख रही है। भरत, अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल किस तरह लागू किया जा रहा है? जिस तरह अभी बताया जा रहा है कुछ अस्पतालों में ये कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से लागू भी हो गया है। पीजीआई से अभी खबर आ रही थी कि पीजीआई ने प्रॉपर कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल्स में जारी कर दिए गए हैं निर्देश देने के बाद से ही वो लोग एक्टिव हो गए हैं। तो पीजीआई की बात करें, लखनऊ में पीजीआई है, लोक बंधु है, तमाम हॉस्पिटल्स में आप लोग वहां पर मास्क पहनते हुए दिखेंगे। लोग जो भी पेशेंट्स आते हैं वो भी मास्क पहनेंगे। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको भी मास्क पहनने के लिए कहा गया है। जैसे पहले जब लोग एक डेस्क बनी रहती थी, लोग पेशेंट जब आते थे या उनके साथ में लोग आते थे, उनका टेम्परेचर चेक होता था। सेम फॉलो जो कोविड-19 के नियम है उसका पालन किया जाएगा। अब इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठा दिए हैं और हॉस्पिटल्स में ये जो नियम है, जो निर्देश के बाद ये जांच की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, अस्पतालों को, स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर रहे हैं, दवाइयों को स्टॉक, कोविड संबंधी जो उपकरण हैं उनको तैयार रखने जैसे तमाम निर्देश दे रहे हैं। जांचों की प्रक्रिया में तेजी लाने की भी लगातार बात की जा रही है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवश्यक निर्देश, सभी कमिश्नर, डीएमओ और सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को भी सक्रिय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दवाएं और उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश। तो लखनऊ से अहम खबर, अस्पतालों में मास्क के प्रयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बात अगली खबर की, विकासनगर से अगली खबर है। कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, अवैध खनन पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का निर्देश, अवैध खनन पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। तो एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर का अहम निर्देश। आपको बता दें, निर्देश, पुलिस ने 8 ट्रैक्टर किए सीज। विकासनगर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। बात आगरा की करेंगे। वीकेंड पर फिर ताजमहल पर टूटे नियम। सेंट्रल टैंक में नहाते दिखे छोटे छोटे बच्चे। आपको बता दें, परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दिया ध्यान। ताजमहल में बच्चों का नहाते हुए वीडियो वायरल। तो आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ताजमहल में बच्चों का नहाते हुए वीडियो वायरल। वीकेंड पर फिर ताजमहल में नियम टूटते नजर आए। सेंट्रल टैंक में नहाते दिखे बच्चे, परिजनों और सुरक्षाकर्मियों ने नहीं दिया ध्यान। तो ये अहम खबर आगरा से दिखा रहे हैं आपको। ताजमहल के सेंट्रल टैंक में बच्चों का नहाते हुए वीडियो वायरल। हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी अजेंद्र, सेंट्रल टैंक में ये बच्चे नहाते हुए जिनका वीडियो वायरल हुआ है, क्या है पूरी खबर?
देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये ताजमहल परिसर की हैं, तो देख सकते हैं कि ताजमहल में भीड़ के वीकेंड पर ताजमहल पर इस बार दोबारा से नियम टूटते नजर आए हैं। चाहे इसे लापरवाही कहें या गर्मी का सितम कह सकते हैं, परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर भीड़ के चलते जो एएसआई है और सुरक्षा कर्मी है वो भीड़ का इंतजाम नहीं संभाल पाए, और जो बच्चे हैं वहाँ पर सेंट्रल टैंक में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि ताजमहल में जब वीकेंड पर जब भीड़ होती है तो भीड़ इतनी हो जाती है कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाते हैं। एएसआई जो यहाँ का डिपार्टमेंट जो देखता है ताजमहल को, वो भी यहाँ पर भीड़ को नहीं संभाल पाते हैं, और उसी के चलते इस तरह के तमाम वीडियो आते हैं और यहाँ जो बच्चे हैं वो सेंट्रल टैंक में नहाते हुए नजर आए हैं। जी अजेंद्र से अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें ताजमहल के सेंट्रल टैंक में ये बच्चे नहाते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ है। परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे हल्द्वानी में फूटा एचआईवी बम। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना का कहर, क्या एक और लहर। इसके साथ ही हम अगली स्पेशल रिपोर्ट की बात करेंगे कैसे पढ़े इंडिया, और बात करेंगे लैंड जिहाद बड़ा विवाद। तो चलिए चलते हैं और पहली स्पेशल रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जेल में फूटा एचआईवी बम। हल्द्वानी जेल में एचआईवी मरीज मिलने से हड़कंप के बीच दूसरे मरीज सहमे हुए हैं। जेल में 54 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें एचआईवी मरीजों में एक महिला कैदी भी शामिल है, जिनका सुशीला तिवारी अस्पताल में एआरटी सेंटर में इलाज भी चल रहा है। एचआईवी संक्रमित मिले कैदी अधिकतर ड्रग एडिक्ट बताए गए हैं। वहीं कैदियों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी जेल में एचआईवी मरीज। जेल में 54 कैदी एचआईवी पॉजिटिव। एचआईवी मरीजों में एक महिला कैदी भी शामिल। सुशीला तिवारी अस्पताल एआरटी सेंटर में इलाज जारी। एचआईवी संक्रमित मिले कैदी अधिकतर ड्रग एडिक्ट। कैदियों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर दी जा रही बचाव की जानकारी। कुमाऊं की सबसे अधिक कैदियों वाली हल्द्वानी जेल में एचआईवी बम फूटने से हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी जेल में 54 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक महिला कैदी भी शामिल है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एचआईवी संक्रमित सभी कैदियों का सुशीला तिवारी अस्पताल एआरटी सेंटर में इलाज चल रहा है। बता दें कि यह सभी कैदी जांच में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है एचआईवी संक्रमित मिले कैदी अधिकतर ड्रग एडिक्ट हैं। दरअसल हल्द्वानी जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं। फिलहाल 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन अब कैदियों की रूटीन जांच करा रहा है, ताकि समय रहते एचआईवी संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि एचआईवी मरीजों के लिए एआरटी सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि जेल में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण कैदियों में अधिकतर ड्रग्स एडिक्शन का कारण पाया गया है। जो भी कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है उनको निःशुल्क इलाज और दवाइयाँ दी जाती है। जेल में एक्चुअल में हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है।
रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है, जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। सर एक महिला भी बताई जा रही है, कितने कैदी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव है? जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है क्या है ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। क्या इनको स्पेशलिटी दिया सर यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या दिया रहा है? ट्रीटमेंट ART के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो NACO की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है, उनको उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद सर जेल में और भी टेस्टिंग होंगी? हाँ, जेल में जो है जिसको भी उनको वो लगता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कैदियों की, एक रूटीन प्रोसेस है। अब इसको निकले उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी और लोगों की? ये रूटीन में स्क्रीनिंग होती है, यहाँ से टीम तो जाती है और पूरा स्क्रीनिंग की जाती है वहाँ पर। फिलहाल HIV को लेकर सावधानी और जागरूकता बहुत जरूरी है। हल्द्वानी जेल के अधीक्षक प्रमोद पांडे ने बताया कि जेल में जो भी HIV पॉजिटिव मरीज है, बीमारी से बचने के लिए कैदियों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाकर बचाव की जानकारी दी जाती है। कैदियों की HIV जांच के लिए समय समय पर शिविर लगाया जाता है। फरवरी माह में जांच शिविर में 23 HIV पॉजिटिव जबकि मार्च माह में 17 HIV पॉजिटिव कैदी सामने आए हैं। बाकी 14 कैदी पहले से शामिल हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम बात करते हैं अपनी अगली स्पेशल रिपोर्ट की। कोरोना का कहर, एक और लहर। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना का कहर, क्या एक और लहर। दरअसल कोरोना के पदचाप एक बार फिर दहशत का सबब बनने लगे हैं। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे लोगों में एक और लहर की आशंका पैदा हो गई है। बहरहाल सरकार मामलों पर निगाहें बनाए हुए है और सतर्कता के लिहाज से तैयारियों को तेज कर दी गई हैं। इस बार किस वेरिएंट का हमला हुआ है, इस पर लगातार शोध चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना से साल 2023 में पहली मौत का मामला सामने आया है। प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के ताजा वेरिएंट के कारण मौत का यह मामला दिख रहा है। लखनऊ में कोरोना से एक वृद्धा की मौत हो गई। कोविड-19 के कारण इस साल यह पहली मौत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 35 लोग संक्रमित हुए हैं। NCR में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। नोएडा और गाजियाबाद में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोविड की डेली पॉजिटिविटी रेट 5.63%, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रिपोर्ट 3.47% तक जा पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 31,194 हो गई है। वहीं शुक्रवार को देश में कोरोना के 6,050 केस और गुरुवार को 5,335 मामले दर्ज किए गए थे। 6 महीने बाद देश में एक दिन में इतने केस मिले थे। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राज्य के साथ कोविड-19 टीकाकरण के प्रोसेस को रिव्यू किया। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 733 केस दर्ज किए गए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 19.93% है। उधर महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 926 नए केस दर्ज हुए, जबकि 3 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 4,487 एक्टिव केस है। मुंबई में कोरोना के शुक्रवार को 276 नए एक्टिव केस मिले हैं। हालांकि मुंबई में अभी तक कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 122 नए मामले दर्ज किए गए। इन 122 मामलों में 34 मामले अकेले जयपुर से सामने आए। इस तरह राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 382 हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है, भारत में मिल रहे कोरोना केसों में 38% केस नए वेरिएंट XBB 1.16 के मिल रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली INSA-CoG ने गुरुवार को बताया कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक लिए गए सैंपल में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया है। क्या है XBB वेरिएंट? XBB 1.16 कोरोना के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। XBB 1.16 XBB 1.5 से 140% तेजी से फैल सकता है। यह XBB 1.5 की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक है। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण पहले की तरह ही हैं। कोई नया लक्षण सामने नहीं आया है। मौसम बदलने के कारण फ्लू के मामलों में वृद्धि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों का बड़ा कारण संक्रमितों को आइसोलेट नहीं होना है। कोरोना संक्रमितों के बाहर निकलने के कारण इस प्रकार की समस्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अपील की जा रही है, संक्रमित मरीज खुद को आइसोलेट रखें। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तब भी उन्हें अन्य लहर के जैसे ही खुद को अलग करके रखना है। इसी से अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट है कैसे पढ़े इंडिया, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हम बात कर रहे हैं अपने खास खबर कैसे पढ़े इंडिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। अलीगढ़ में प्राइमरी शिक्षा का हाल क्या है, इसकी वानगी आपको यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में देखने को मिल जाएगी। यह हाल तब है जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री अलीगढ़ से आते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में बेसिक शिक्षा का हाल बेहाल। एक छोटे से परिसर में 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल। छात्रों की संख्या के हिसाब से कमरे में बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं। अलीगढ़ का बेला मार्ग स्थित परिसर बदहाल शिक्षा का नमूना। दावों के बावजूद यूपी में बेसिक शिक्षा के हालात ठीक नहीं। कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया। अलीगढ़ में एक छोटे से परिसर में बने 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल हैं। है ना चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात ये कि 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं, वो भी एक ही कमरे में एक साथ। इसे आप कहेंगे कि एक ही महिला टीचर 5 कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रही है।
वहीं इन स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से कमरे में बैठने के लिए स्थान तक उपलब्ध नहीं है और ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अलीगढ़ से आते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की क्लास एक साथ चलती हो तो ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बालक पाठशाला संख्या 44 है। इसमें 2 स्कूल और चल रहे हैं, बालक पाठशाला संख्या 29 और कन्या पाठशाला संख्या 41। तो मैम जिस तरीके से एक ही परिसर में 3 विद्यालय चल रहे हैं तो जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? हमारे यहाँ स्कूल कंबाइंड करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये एक ही रूम में बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, एक ही रूम में नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 4 ही कमरे हैं तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है। हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के बेला मार्ग स्थित परिसर में बने 3 स्कूलों के हालात ठीक नहीं है। एक बरामदे में बालक प्राथमिक विद्यालय नंबर 29, बालक प्राथमिक विद्यालय नंबर 44 और कन्या प्राथमिक विद्यालय नंबर 41 संचालित होता है, यानी तीनों स्कूलों के लिए एक कमरा अलॉट है। ये देखिए बालक पाठशाला नंबर 29, जहां बच्चों के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है और इस संबंध में अध्यापिका लता वाशुणे ने बताया कि 4 कमरे हैं, चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी ये काम चल रहा है, इसीलिए बच्चों को एक कमरे में शिफ्ट किया गया है। इस कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं, बालक पाठशाला 44, कन्या पाठशाला नंबर 41 और बालक पाठशाला नंबर 44। कितने छात्र टोटल लमसम 200। हाँ, 3 कमरों के अंदर कौन 4 कमरे हैं। हाँ। तो चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी हमारे स्कूल में काम चल रहा है, इसलिए हमने एक कमरे में ऐसे शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे। अभी सामान भी हमारा भरा हुआ है, लेबर आ नहीं रही है, इसलिए। ये आपके जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो एक ही रूम में पढ़ाई करते हैं? हाँ, एक ही रूम में नहीं करते भैया, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे इसमें बैठते हैं। आधे बाहर कैंपस में बाहर लेके बैठते हैं क्लास को। अच्छा, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे रूम में बैठते हैं। हाँ। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो अलग अलग क्लास के बच्चे हैं वो कैसे एडजस्ट हो पाते हैं 2 जगह? अलग अलग नहीं भैया, ग्रुप बना रखे हैं। जैसे 1-2 का एक ग्रुप बना रखा है तो बाहर लेके मैं बैठती हूँ, अंदर मेरे साथ की जो हेड मैम है वो बैठती है अंदर, 3-4-5 के। स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची कशिश शर्मा ने बताया कि 1st और 2nd के बच्चे बाहर बैठते हैं और 3rd, 4th के बच्चे अंदर ग्रुप में बैठते हैं। 4th। अच्छा, ये बताओ कहाँ पढ़ते हो आप? रूम में। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बालक पाठशाला 29। अच्छा, ये बताओ ये जो आपकी क्लास चलती है ये रूम में चलती है, बाहर बैठ के पढ़ते हो? 1st और 2nd के तो बाहर बैठते हैं ब्रांच पे, और 3rd, 4th, 5th के भी अंदर बैठते हैं अलग अलग ग्रुप में। एक ही रूम में के 3rd, 4th, 5th के बैठते हैं? हाँ, ग्रुप बना के। अब जरा कन्या पाठशाला संख्या 27 के हालात देखिए। बिल्डिंग की हालत जर्जर है, एक ही कमरे में खाने का सामान, साथ ही उसमें बच्चियां और टीचर, यानी कि कमरे के हालात बच्चों को तालीम देने जैसे कतई नजर नहीं आ रहे। वहीं परिसर में 3 दिन स्कूल संचालित होने की बात जब अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार से की गई तो इनका कहना था कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिनमें कुछ प्राथमिक और कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। मामला शासन के संज्ञान में लाया गया है, जल्द ही अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। संचालित है जो एक कमरे में 5 तक, मतलब 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं, उसी में राशन बनता है। राशन देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक सब मिलते हैं, और कुछ स्कूल एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सेविलियन नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है, जो एक ही कैंपस में स्कूल है शासन आदेश के अनुसार उसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। हमारे यहाँ किचन शेड का निर्माण नहीं है, उसके शासन से डिमांड करी जा रही है कि हमारे यहाँ रसोई घर बनाने का निर्माण है, जो हमारा बजट जाता है उसमें हमने ये प्रपोजल किया है, और आने वाले समय में जैसे बजट प्राप्त होगा तो किचन शेड भी बनेगी, और जो एक ही कैंपस में कई स्कूल है प्राइमरी जूनियर जो भी है उनको सबको मर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। इसको हम कर रहे हैं इसका समाधान, और जल्दी इनको सेविलियन करके एक स्कूल। सर किसकी लापरवाही मानते हैं, सरकार या फिर
नहीं, इसमें हम कर ही रहे हैं सर, कार्रवाई चल रही थी, अभी सेशन बीच में चल रहा था, बीच में उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अब नया सत्र हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अब ये कार्रवाई इसमें जारी है। सर दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, बच्चों को टॉयलेट करने के लिए घर जाना पड़ता है। नहीं, टॉयलेट जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ किराए की बिल्डिंग में स्कूल हमारे चल रहे हैं, जहाँ पर हम टॉयलेट नहीं बनाए थे, जहाँ धनराशि भी वापस आ गई है, तो अब ये किया जा रहा है कि नगर निगम के माध्यम से या विभाग के द्वारा उसमें टॉयलेट का निर्माण करें। सर अब तक किसकी कमी मानते हैं? नहीं, इसमें कार्रवाई चल रही है, तो कमी नहीं है, इसमें कर रहे हैं इसको। अलीगढ़ का ये मामला एक नमूना है। दावों के बावजूद यूपी में बेसिक शिक्षा के हालात दुरुस्त नहीं है। देखना होगा सुधार कब तक हो पाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारी अगली खास खबर है लैंड जिहाद बढ़ा विवाद। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर से अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब धामी सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड अवैध मजारों को ध्वस्त करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि ये नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना तो दूर, इसके बारे में अब कोई सोचे भी नहीं। आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं कुछ और, लेकिन जब इन्हें खोदा गया तो इनके नीचे कुछ अवशेष नहीं निकल रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी है, जबकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बताओ। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कोई नई बात थोड़ी है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमेशा जब जब देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर चुनाव होते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो फिर वो मौन हो जाते हैं। तो ये जो उन्माद फैलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे देश के लोग समझ चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि सीएम धामी को ये क्यों कहना पड़ा है? आखिर वन विभाग जिसकी जमीनों पर अवैध मजारें बन रही है, वन विभाग कहाँ से हुआ? वन विभाग सीएम धामी को तो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, जो संबंधित वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने चाहिए थे कि आखिर वन विभाग की जमीनों पे मजारें बन कैसे हैं। और अगर सीएम धामी को ये बात कहनी पड़ रही है तो इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने, लोकसभा चुनाव आने वाले और पूरे समाज को, क्योंकि 85% यहाँ पे हिंदू आबादी है, इसलिए हिंदू आबादी को ध्रुवीकरण करने के लिए अगर ये बयान है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, चाहे कोई भी दुकान या प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो, अगर वो वन विभाग की ज़मीनों पे है तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक और वन विभाग की ज़मीनों पे फॉरेस्ट के ही विभाग के तमाम बड़े बड़े IAS अफसरों के रिजॉर्ट हैं, बंगले हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा है।
भाजपा सरकार के ही तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो अवैध कटान में लिप्त हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और दिल्ली वाले जिस तरफ अपनी नज़रें उठाते हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी तरफ जो है अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये कहा गया कि साहब इतिहास की किताब से जो पाठ्यक्रम में है मुगलों का इतिहास, उसको हटाया जाएगा। अब लैंड जिहाद की बात करके अवैध मज़ारों को हटाने की बात है। अवैध अतिक्रमण तो सब हटाया जाना चाहिए, उसका स्वागत है, लेकिन सरकार उस काम को ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे। और इस ढंग से अगर सगुफे छोड़ करके वो ये कहते हैं कि साहब हम लैंड जिहाद के नाम पर अवैध मज़ार हटाएंगे, लेकिन हम जंगली जानवरों से किसानों को राहत नहीं दिलाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियों का खजाना है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के जंगल किसी और वजह से चर्चा में है। उत्तराखंड के वन विभाग तक की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। नैनीताल के रामनगर में बना जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारण ये हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। हालांकि यह जिम कॉर्बेट में भी अवैध मज़ार है। इस जगह मज़ार होने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती होगी। हालांकि सवाल ये है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मज़ार और मज़ार पर भीड़ जुटाने की इजाजत कैसे दी गई? 40 साल पुराना मज़ार है साहब ये। हाँ। और हमारे जो माता जी, पिताजी और यहाँ सेवा में लगे रहते हैं हम लोग इनके, शेर अली बाबा का। और ये कॉर्बेट एरिया है, समझ गए। और रामनगर मंडी में लखनपुर चुंगी से ऊपर है, समझ गए। और यहाँ सभी धर्मों के लोग बाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से, छबली बाबा से, समझ गए। और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हमारे मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी लोग मानते भी हैं यहाँ पर। देखिए, किस चैनल ने किस मज़ार के बारे में दिखाया ये तो खैर मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात इसकी थपली वाले मज़ार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा हो समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मज़ार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मज़ार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी ये मज़ार है यहाँ पे। और इस मज़ार का तो खैर सबसे ये रामनगर की एक ऐसी मज़ार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो बचपन से देखा है कि पर्वतीय समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा हर बृहस्पतिवार के दिन भी यहाँ पे आते हैं। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मज़ारें हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मज़ारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मज़ार जिहाद। तो ये मज़ार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मज़ारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में अवैध मज़ारों पर घमासान छिड़ गया है। सीएम धामी की माने तो प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान सरकार ने चिन्हित किए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या धामी की चेतावनी का असर अतिक्रमणकारियों पर देखने को मिलेगा? रामनगर से के न्यूज इंडिया के लिए चंद्रसेन कश्यप के साथ उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।